Assalamu alaikum student. This is your teacher Mohammad Hassan, lecturer in physics, and you are watching my YouTube channel Concepts with Mohammad Hassan YouTube channel. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, एवरी मटीरियल ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, अब ये देखें, आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं कि ये बॉडी A है और ये बॉडी B है। तो सेंटर से सेंटर तक का इनका जो डिस्टेंस वो हमने R लिखा है। तो बॉडी A बॉडी B पे फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड बॉडी B बॉडी A पे, यानी कि A B पे और B A पे दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। अब अगर यहाँ पे मज़ीद हम इसकी स्टेटमेंट से अगर इसकी जो है वो इक्वेशन ज़रा ड्रॉ करें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान में, बॉडीज़ के दरमियान में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके दरमियान? दोनों के मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के फर्क से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम यहाँ ज़रा इसको स्टॉप करते हैं और ये कैसे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से वेरी करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बड़ा हमें इंट्रोड्यूस जो करना चाहिए वो ये है कि इसे मैं ज़रा यहाँ स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास क्या है, न्यूटन ने बेसिकली किया क्या था कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बिटवीन मून एंड अर्थ कैलकुलेट की थी, और उसकी मदद से फिर इस लॉ में हमें पता लगेगा कि कैसे फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इसका सेंटर मौजूद है, ठीक है। इसको आप चाहें तो इसमें लिख दें, यहाँ से अर्थ का जो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास वो कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। और यहाँ पे हम एक और पाथ बनाते हैं, ठीक है। मून का हमने ऑर्बिटल पाथ बनाया और ये हमारे पास लेट सपोज मून है, तो ये जो रेडियस होगा मून का वो कितना होगा हमारे पास 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स, और ये सेंटर से सेंटर तक का हम जो है वो डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि फोर्स कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। भाई बीच में तो ये इनके आर है, डिस्टेंस है, और कैसे न्यूटन ने कैलकुलेट किया था 1666 के अंदर, जब वो सिर्फ 24 ईयर्स ओल्ड का था। ही वॉज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड इन 1666। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून उसने कैलकुलेट की थी बेसिकली, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखूँगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। आपको पता है ऑर्बिट में जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी तो उससे एक्सेलरेशन भी पैदा हुई इसमें। ये रहा हमारे पास जनरल फार्मूला, AC इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। यहाँ रेडियस जो होगा वो रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको RM लिख देता हूँ। तो यहाँ इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, और जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, चूंकि ये पाथ मून का सर्कुलर है तो यहाँ पे सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो है वो 2πr के बराबर होता है, तो यही इसका डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू में जब इसको पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन 2πr अपॉन टी। ये टाइम पीरियड है मून का कि वो कितना टाइम लेता है या कितने दिन लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, क्योंकि ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना होता है 27.3 डेज, ठीक है। और अगर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 27 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। 27.3 मल्टीप्लाई बाय 24, यानी कि एक दिन में इतने घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ये आएगा हमारे पास 23,58,720 सेकंड्स। इतने सेकंड्स बनते हैं आपके कितने 27.3 डेज़ में। अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ज़रा इस इक्वेशन को मज़ीद सेट सही करके लिखेंगे। तो 2π
रेडियस ऑफ मून आर की जगह, और ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मून। तो अब हम इसे आसानी से पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ठीक। तो इस इक्वेशन को मैं ज़रा ऐसे लिख दूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास मून की वो क्या हो गई ए सी, और हमने फार्मूला लिख दिया उसका 2 पाई रेडियस ऑफ मून टाइम पीरियड ऑफ मून, ठीक है। ये पूरी v की वैल्यू है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है एन होल डिवाइडेड बाय आर, तो वो भी हम रेडियस ऑफ मून ले लेते हैं। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर एम स्क्वायर अपॉन आर एम, ठीक है बच्चों। तो इसको ज़रा मैं इन्वर्स करूँगा इस m को, यहाँ पे सॉरी t आएगा, आफ्टर दैट हमारे पास आएगा आर एम होल डिवाइडेड बाय आर एम, ठीक है। अब ज़रा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4 पाई आर एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/r m। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, ए सी इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट करने के। तो वैल्यूज पुट करते हैं जनाब, आइए। तो ये हो गई 4 पाई की वैल्यू 3.142, ठीक है बच्चों। रेडियस ऑफ मून हमने आपको बताया हुआ है 3.484 इंटू 10 टू द पावर, पाई का स्क्वायर भी लेना है हमने, ठीक है, पाई स्क्वायर। और रेडियस ऑफ मून कितना है हमारे पास 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर कर देंगे। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 23,58,720 सेकंड बनते हैं 27 डेज़ के, ठीक है। तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये आया हमारे पास 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई, किसकी, मून की। अब यहाँ पे हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपकी किताब में भी मौजूद है लेकिन वो बड़ी डायरेक्टली लिखी हुई है और उसकी डिटेल नहीं बताई गई कि क्या उसका फिनोमेना है। बताया गया है कि न्यूटन ने नोट डाउन किया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मून है वो जो एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है उससे 1/60 का स्क्वायर टाइम्स कम है। तो ये फैक्टर लाया कैसे गया, न्यूटन इसे लेके कैसे आया, तो यहाँ पे उसने कंपेयर, ये हमारे पास है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ मून, ठीक है, आप इसे AM भी लिख सकते हैं। और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है यानी कि GE कह लें, वो कितनी है हमारे पास, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून दोनों का कंपेयर करूं तो मून के ऊपर क्या है 9.8 और सरफेस ऑफ मून पे कितनी है 2.72 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, तो इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास कितनी, अब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये राउंड अबाउट कोई 3600 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसको जब हमने इन्वर्स कर लूँगा तो यानी कि अगर इसको 3600 को मैं क्या करूँ इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लिखूँ तो ये 60 का ही ऑलमोस्ट स्क्वायर है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि कैसे आपकी किताब में बताया गया कि वो 1/60 है। तो जब मैं इसे इन्वर्स करूँगा तो ऐसे आ जाएगी कुछ वैल्यू, AM बराबर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 1/60 का स्क्वायर। ये तो हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, हमारे पास ये, इसको इक्वेशन नंबर लेट सपोज हम 1 कह देते हैं और इसको 2 कहते हैं। ये तो एक बात हो गई। न्यूटन ने जो दूसरी बात नोट की थी वो थी रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का। भाई ये भी तो देखें ना, ये भी रेडियस भी तो है ना। अब मैं डिस्टेंस कह लूँ, रेडियस कह लूँ, डिस्टेंस एक ही बात है हमारे पास, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है और रेडियस ऑफ मून कितना है। तो जब इसने रेडियस ऑफ अर्थ और का स्क्वायर लिया और रेडियस ऑफ मून का भी स्क्वायर लिया और इसे कंपेयर किया तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो इसका स्क्वायर ले लें आप। और रेडियस ऑफ मून कितना है हमारे पास 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका भी स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी कोई राउंड अबाउट 3613 इस तरह से कोई वैल्यू आएगी हमारे पास।
कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जब इसका भी करेंगे तो हम ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 60 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से इसको इन्वर्स कर लेंगे तो रेडियस ऑफ मून का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू और हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, जो कि कितनी होगी हमारे पास 1/60। अब इससे बात क्या पता चलती है हमें, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को मैं कंपेयर कर लूं तो व्हाट दिस इक्वेशन शोज अस, ये हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें बेसिकली ये बताती है कि कैसे ये आया हमारे पास। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मून एंड GE और एक्सेलरेशन ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर। तो अब ये देखें ना, ये आपस में एक्सेलरेशन ऑफ मून जो है वो किससे इन्वर्स है, रेडियस ऑफ अर्थ से, और ये देखें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ मून से। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। और एक्सेलरेशन पैदा किससे होती है, फोर्स की वजह से। यानी कि आप यहाँ पर एक ये बात कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। तो ये वो रीज़न है जो आपकी किताब में लिखा है जिसकी डिटेल मौजूद नहीं है। तो अब आप यहाँ से बड़ी आसानी से न्यूटन्स लॉ को जो है वो फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, और जो न्यूटन ने जो बताया था वो सारा हम कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमें पता लग गया यहाँ पे। अब इसे कंबाइन कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी G, ठीक है। कांस्टेंट है ये G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया है, अब हमने यानी कि ये फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। आप चाहें अब इसके साथ आप जो है वो यूनिट वेक्टर लगाकर जो है वो इसको अलग-अलग बता सकते हैं कि F1 ने कैसे F2 के ऊपर फोर्स लगाई और कैसे F2 ने F1 के ऊपर फोर्स लगाई। तो जो फोर्स का यूनिट है वो तो आपको पता है न्यूटन है। ये अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, कैपिटल G, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये फार्मूला भी कैसे आया, एंड प्लस हम इसकी जो है वो क्या कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है बच्चों। तो हम इसकी डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर है। तो इनके बीच में इक्वल टू है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी FR स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा इसके, ठीक है, 1 आ जाएगा, यानी कुछ भी नहीं आएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो FR स्क्वायर आ जाएगा। तो G कैलकुलेट करना है तो फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है बच्चों। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और फोर्स किसका प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलरेशन का। तो ये बनती है हमारे पास मास और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है ml T इनवर्स -2। ये भी डिस्टेंस है, रेडियस भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है तो L स्क्वायर आ जाएगा इसकी डायमेंशन। नीचे मासेस हैं, मास का प्रोडक्ट है तो वो m स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी या डायमेंशन आ जाएगी m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स -2, और हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी कि हमने अपना काम कर लिया है, G की डायमेंशन भी निकाल दी है, ठीक है। हमने फार्मूला भी कर लिया, हमें ऐसा यूनिट भी पता लग गया, फोर्स का न्यूटन है, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता कर ली है और उसका यूनिट भी देख लिया है और कैसे उसका यूनिट बना भी, और हमने साथ में उसकी डायमेंशन भी निकाल ली है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी रहे, ठीक है। डायमेंशन भी हमने लिख ली है, ठीक है, और
उसको निकालने का तरीका भी सीख लिया है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड एज वेल एज ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आती रहें मेरी नई वीडियो की। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।